जैसे उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंका तो मुझे लगा कि शायद बारिश हो गई है। मैंने बोला बाबा मैं रूपा हूँ, तो उन्होंने ऐसे बैटरी का लाइट जलाया और देखा, वो डर गए एकदम से। सारे शीशे वगैरह ढक दिए गए, सब कुछ ढक दिया गया ताकि मैं अपना चेहरा ना देख पाऊँ। सबको माँ सबसे मिलता है प्यार, दुलार और बहुत सारा स्नेह, लेकिन मुझे मिलता है डर, तेज़ाब और नफ़रत। हेलो, मेरा नाम रूपा है और बेसिकली मैं यूपी मुज़फ़्फ़रनगर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। मैं 2.5 साल की थी और जो मेरी रियल मम्मी हैं, उनकी डेथ हो गई थी। माँ शब्द क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा मुझे याद था कि जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद मुझे दादी-बाबा ने परिवार वालों ने मुझे पाला। तो उसके बाद लाइफ़ थोड़ा बहुत ऐसे ही चलती रही। मैं बहुत छोटी थी, मेरा एक भाई है, वो 1 महीने का था, तो उसी बारे में सोचा गया कि कहीं न कहीं इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा और सब कैसे होगा। तो पापा की दूसरी शादी करने का डिसीज़न लिया। तो फिर कुछ समय के बाद, कुछ महीनों बाद उनकी शादी हो गई। जो मेरी स्टेप मदर थी, उनके भी ऑलरेडी एक बेटी थी, तो जब बेटी के साथ में वो लेकर आईं, तो उन्होंने ऑलरेडी देखा हम लोग घर में हैं, तो ऑलरेडी उनके 2 बच्चे हैं, तो सब कुछ इनका हो जाएगा, सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा? तो उनके मन में वही सब चल रहा था। तो किसी ने उनको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप इन बच्चों को मार दोगी या कुछ कर दोगी तो सब कुछ आपका हो जाएगा। तो यही सोचकर उन्होंने एक बार ऐसे ही हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो हमको ज़हर दे के मारने की कोशिश करी, कभी गला दबा के मारने की कोशिश करी। तो सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जो फैमिली मेंबर थे सभी लोग, हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो सभी ने सपोर्ट किया। तो फिर दादी-बाबा ने एक डिसीज़न लिया कि हम बच्चों को इनके पास नहीं रखते हैं, इनको अपने साथ रखते हैं, हम इनकी परवरिश करेंगे। तो ऐसे ही करके कुछ समय के बाद हम लोग गाँव छोड़कर फरीदाबाद में आके शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद वहीं पे लाइफ़ ऐसी चल रही थी, लाइफ़ चलती रही। मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। धीरे-धीरे टाइम बीतता चला गया, पता ही नहीं चला कई साल बीत गए ऐसे। तो 2006 में मेरे दादी-बाबा दोनों एक्सपायर हो गए। तो मेरी मम्मी को लगा अब इनको जो सपोर्ट करने वाला था वो कोई नहीं बचा है, तो अब हमारी हमारी ज़िम्मेदारी, हम कैसे ही इनको रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरी स्टेप मदर ने अपने पास बुलाया और वहाँ पे मेरी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं होती थी, मुझे घर का काम कराती थी, मुझे मारना, पीटना और इतनी बुरी तरीके से मुझे टॉर्चर करती थी। अगर मैं चारपाई पे सो भी रही होती थी, तो वो मेरी चारपाई ही पलट देती थी। और फिर एक दिन मैं जैसे सोकर उठी तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुमको घर का सारा काम करना है और आज स्कूल नहीं जाना है। मैंने बोला मेरे एग्ज़ाम है, मुझे स्कूल जाना है। तो बोले आप तुम मेरे पास रह रही हो ना, तो मेरी तरीके से तुम्हें रहना है और स्कूल-विस्कूल, पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ो। क्या रखा है पढ़ाई में? घर के काम करो, घर के काम सीखोगी और पराए घर जाओगी, शादी हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हमारी नाक कटाओगी? तो इस तरीके से उन्होंने मेरी पढ़ाई भी नहीं करने दी और मेरे एग्ज़ाम थे, मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो ये बात मैंने अपने पापा से शेयर करी कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, वो तुम्हारी मम्मी हैं, तुम्हारे साथ ऐसे ही कर रही हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती हैं, वो तुम्हारे भविष्य के लिए सोच रही हैं, आगे के लिए। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। तो मैंने बोला मुझे नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं धीरे-धीरे सीख लूँगी, लेकिन मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे वापस अपने चाचा जी के पास में जाना है, जहाँ मैं पहले रहती थी। हम लोग चाचा जी के पास में रह गए, तो फिर चाचा बोले नहीं, तुम्हारे पापा जी हैं, तो तुम्हें ले जाना चाहते हैं, तुम जाओ उनके पास, अब तुम उनकी ज़िम्मेदारी, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं हो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत मारती हैं, बहुत टॉर्चर करती हैं, खाना नहीं देती हैं, हाथ-पैरों से ब्लड निकाल देती हैं, वो बहुत बुरी हैं, मुझे नहीं जाना है। तो नहीं, चाचा बोले कि जाना पड़ेगा, अब हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, अब आपको जाना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, हम चले गए। वहाँ पे जाने के बाद जो मेरी स्टेप मदर थी, उनका व्यवहार एकदम अलग था। एक होता नहीं कि जैसे ज़मीन-आसमान का फ़र्क। कहाँ वो इतनी, उनके नाम से भी मैं आज भी डरती हूँ और कहाँ वो, जब मैं उनके पास गई तो इतने प्यार से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, गले से लगाया, अपनी गोद में बैठाया। कुछ महीने ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, बात करते रहे, वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती रहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक से मेरे पापा बोले कि चलो, अब तुम इतने साल बाद आई हो, तुमने अपनी नानी का घर नहीं देखा है, तो चलो तुमको वहाँ पे घुमाने लेके जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कि मैं अपनी नानी से मिल लूँगी, मैंने कभी ना बचपन से अपनी मम्मी को नहीं देखा है और मैं नानी को देख लूँगी, नाना जी से मिल लूँगी, सभी लोगों से मिल लूँगी। तो उसी बीच में मैं लगभग 1 से 2 महीना उनके पास रुकी। उसी बीच में मेरी जो स्टेप मदर थी, मेरे चाचा जी के पास, मेरी मतलब मेरी दादी-बाबा मरने से पहले कुछ पैसे और कुछ जेवर जेवर वगैरह उनके पास रख कर गए थे।
तो उनको वो सब चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने वो इतना सब कुछ किया तो वो नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। फिर उसके बाद जब उन्होंने वो सब चीज़ें ले लिया, फिर पापा से बोला अब तुम उसको वापस ले आओ। जब मैं वापस आई, मैंने घर में एंटर नहीं किया था अपनी स्टेप मदर के पास। घर से बस गेट पर ही खड़ी थी। उन्होंने वही लड़ाई झगड़ा, चप्पल फेंक के मारने लगी, जूता फेंक के मारने लगी, बर्तन फेंक के मारने लगी, गालियाँ मुझे देने लगी। तो मैं अंदर से डर गई कि अचानक क्या हो गया इनको? मुझे उस समय नहीं पता था कि क्या हो गया अचानक से। अब क्या होगा? अब तो इतने समय से तो मैं ठीक थी, अब तो मैं नहीं बचूँगी, क्योंकि उनका पहले वाला ही रूप मेरे सामने आ गया था। मैं सहती रही, सुनती रही, वो मुझे मारती थी, खाना नहीं देती थी मुझे, मैं भूखी-प्यासी ऐसी रहती थी, रोती रहती थी। पूरी-पूरी दोपहरी मैं गर्मी में मतलब धूप में काम करती रहती थी घर में। और जो मेरी सिस्टर्स हैं, वो भी मेरे ऊपर हुक्म चलाती थी। स्कूल से आती थी तो बैग ऐसे फेंकती थी और बोलती थी, "1 गिलास पानी लेकर आओ।" मुझे ऐसे ट्रीट करती थी। तो मैंने एक दिन पापा से मतलब बोला कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे होता है, आप कुछ करो। तो उन्होंने बोला, "बेटा अभी आप यहीं पे ही रहना है और यही तुम्हारी लाइफ़ है, कुछ समय के बाद आपकी शादी हो जाएगी, तो तुम पराए घर चली जाओगी तो कौन तुम्हें डाँटेगा और कौन तुम्हें मारेगा, और तुम्हारी लाइफ़ है, तुम अपने तरीके से जियोगी।" तो मुझे लगा, अब लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्या होगा लाइफ़ में? फिर एक दिन अचानक से जिन चाचा जी के पास मैं रहती थी फरीदाबाद में, तो वो अचानक से गाँव पहुँच गए। उन्होंने मेरी हालत देखी, मैं फटे हुए सूट पहनी हुई थी और भरी दोपहरी में 12 बजे के बाद मैं पूरे बड़ा घर था, गाँव में तो बड़े-बड़े घर होते हैं, तो मैं ऐसे ही झाड़ू लगा रही थी, तो उन्होंने जब मेरी हालत देखी, मैं पसीनों से लथपथ और कपड़े भी फटे हुए, तो वो उनकी आँखों में आँसू आ गए। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं बात करता हूँ, क्या करना है? मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप मुझे लेकर चलो, मुझे वापस चाचा जी के पास में जाना है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। उन्होंने बोला ठीक है, कल देखते हैं क्या करना है। मुझे नहीं पता था, मेरा रोज़ का शेड्यूल था, मैं सुबह उठती थी, सारा काम करती थी, रात में खाना बना के रात को नॉर्मली सोती थी। उस दिन अचानक से ऐसे ही लगा कि मन से ना अंदर आवाज़ आई कि अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ तो तू कैसे बचेगी? और एसिड के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, कभी देखा भी नहीं था, ऐसे क्राइम क्या होते हैं, नहीं पता था। तो मेरे पापा जी मुझे रात में सोते हुए सुबह 4 बजे की ट्रेन से वापस दिल्ली आ गए और मैं अकेली वहीं पे रह गई अपनी स्टेप मदर के पास। उसके बाद सुबह उठी, देखा पापा नहीं यहाँ पे, अब क्या होगा? अब तो मैं सच में नहीं बचूँगी, अब तो मैं मर ही जाऊँगी। और अंदर से इतना डर लग रहा था कि वो तो मुझे मार ही डालेगी। फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल का पूरा शेड्यूल था, मैंने वैसे ही किया और रात में मैं अपनी चारपाई बिछाकर लेटने जा रही थी, तो मेरी स्टेप मदर बोली कि आज तुमको अंदर सोना है कमरे में। तो मैंने बोला अंदर? और दिन तो मैं बाहर खुले में सोती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे ही उठना होता है। अचानक से आज क्या हो गया कि अंदर सोना है? तो अंदर से ना मुझे डर लग रहा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं कैसे बचूँगी? तो मैंने ऐसी चारपाई उठाई और बाहर हॉल में खुले में आकर लेट गई। लेटी थी नॉर्मल जैसे सोते हैं ऐसे ही सोई, और लाइट भी नहीं होता है गाँव में, बिल्कुल गुप अंधेरा होता है कि पास में इतना भी कोई खड़ा हो जाए तो नहीं दिखता है। तो नॉर्मली सोई, जब रात में एकदम 2:30 बजे करीब जैसे उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंका, तो मुझे लगा कि शायद बारिश हो गई है। तो मैं जैसे उठने की कोशिश करी तो अजीब-सी स्मेल आने लगी, मैंने ऐसे-ऐसे पानी ढूँढा तो मुझे नहीं मिला। फिर मैं चीखी, चिल्लाई, मेरी स्टेप मदर सब कुछ खड़ी होकर देख रही थी, मेरे पास भी नहीं आ रही थी। तो मैं ऐसे ही गिरते हुए चिल्लाने लगी, रोने लगी, चीखने लगी। मैंने ऐसे हाथ किया, तो मेरा चेहरा एकदम सूज गया और स्मेल आने लगी, मेरे मुँह के अंदर एसिड चला गया था और मुझे दिखना बंद हो गया था, क्योंकि सोते समय उन्होंने एसिड डाला था। फिर उसके बाद जैसे ही पास में मेरे एक बाबा सो रहे थे, तो मैं ऐसे ही अंधेरे में ऐसे-ऐसे करती-करती 2-3 जगह मैं गिरी, मेरे को चोट भी लगी, हाथ में भी लगी, पैर में भी लगी। मैंने जाके उनको बाबा को जगाया कि बाबा, बाबा उठो, तो वो उनको लगा गाँव में चोर आ गए हैं। उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और 2-3 मेरी कमर में घूँसे मारने लगे। बोले कौन, कौन, कौन? मैंने बोला बाबा मैं रूपा हूँ, तो उन्होंने ऐसे बैटरी का लाइट जलाया और देखा, वो डर गए एकदम से ही। मेरा पूरा चेहरा ब्लैक हो चुका था और सूज कर इतना बड़ा हो गया था और मुझे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मैं कह रही थी कि आप कुछ क्या हुआ है मुझे बताओ? कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। वो ऐसे ही कपड़ा उठाया उन्होंने, ऐसे रगड़ने लगे। तो मैंने बोला बाबा मुझे जलन हो रही है। तो कहने लगे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उन्होंने सबको, आस-पास में जितने भी लोग थे सबको बुलाया। फिर गाँव का जो प्रधान होता है उसको फ़ोन किया गया कि ऐसे-ऐसे, जो मेरे बाबा के नाम से जानते थे, कि ऐसे उनके बच्चे आए हुए हैं, उसकी लड़की के ऊपर ना, जो दिल्ली से लड़की आई थी उसके ऊपर किसी ने काला तेल डाल दिया है। उनको भी नहीं पता था कि क्या डला है। फिर जब वो आए गाड़ी से, तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर तो किसी ने तेज़ाब डाल दिया है। तो मैं चिल्लाने लगी, चीखने लगी, मैं ऐसे ही रोड पर गिर गई
और सब चारों तरफ से देख रहे थे क्या हुआ, आपस में बात कर रहे हैं, सब लोग जानने वाले थे, रोने लगे। पर मेरी स्टेप मदर निकल कर नहीं आई। तो मैंने बोला मेरी मम्मी को तो बुलाओ, कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है, उनको बुलाओ। तो उन्होंने अंदर से ये आवाज़ दी कि हम नहीं आएँगे, इसको देखकर तो हमें डर लग रहा है। तब मेरे अंदर दिमाग में चला कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ जो मेरी स्टेप मदर मेरे को देखने से भी डर रही है। तो उन्होंने मुझे तुरंत गाड़ी में डाला और पास का एक हॉस्पिटल है वहीं गाँव में ही, कांदले में, तो वहाँ पे मुझे लेकर गए। तो डॉक्टरों ने एक नीडल लगाया और बेड पे मुझे लिटा दिया, ना ही कोई दवाई लगाई, ना ही कुछ बोतल चढ़ाई, ना ही कुछ ट्रीटमेंट शुरू करा। पूरी रात मैं ऐसी, एक होता है ना जैसे पानी में से मछली को निकाल देते हैं, इस तरीके से मैं वहाँ पे तड़प रही थी, बेड से इधर-उधर, इधर-उधर, और मेरे जो कपड़े मेरे दोनों शोल्डर पे एसिड डला हुआ है। तो मेरे जो शोल्डर पे वो जो कपड़े पहने थे सब चिपक गए और मेरे को घबराहट और मेरे को दिखना बंद हो गया, मेरे मुँह से झाग-झाग निकल रहे थे और मैं चिल्ला रही थी कि मेरे चाचा को, मेरे पापा को बुला दो। फिर अगले दिन सुबह 11-12 बजे के आसपास मेरे चाचा जी और मेरे पापा जी दिल्ली से गाँव गए और वहाँ से मुझे सीधे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर आए। वहाँ पे मेरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला, लगभग अटैक के 15-16 घंटे बाद मुझे ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद की लाइफ़ जो मेरी मुश्किल थी, शायद मैं उस लाइफ़ को नहीं याद करना चाहती, क्योंकि मेरी स्टेप मदर ने मेरे ऊपर अटैक किया था और मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया था। उनको लगता था कि कहीं न कहीं मैं गलत हूँ, तभी मेरे साथ ये हुआ है। फैमिली में जो भी रिश्तेदार देखने आते थे, अरे अब तो बेकार हो गई है, कौन इससे शादी करेगा, अब तो इसको अच्छा तो मर जाती, इसको ज़हर का सुआ लगवा दो, मर जाएगी। जैसे मैंने घर में एंट्री करी तो सारे शीशे वगैरह ढक दिए गए, सब कुछ ढक दिया गया ताकि मैं अपना चेहरा ना देख पाऊँ। मैं कोशिश करती थी थाली में, प्लेट में अपना चेहरा देखने की, बट मुझको डाँट दिया जाता था। तो अचानक से मैं आई और शीशे पे से कपड़ा हट गया और मैं एकदम मुझे लगा पता नहीं क्या है, मैं एकदम जैसे मूवी में सीन नहीं दिखा देते हॉरर मूवी में कि सामने से कोई आ जाता है और एकदम डर जाता है इंसान, तो मैं ऐसे डरी और मैं एकदम चिल्लाई और मैं बेहोश हो गई। तो सब लोग उठकर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? तो वो समझ गए कि इसने शीशे में देखा और ये अपने आप को देखकर डर गई है। फिर मुझको उठाया गया, मैं होश में आई तो मैं रोती रही, चुप नहीं हुई, मैं चिल्लाने लगी कि नहीं मुझे मरना है, अब मैं बेकार हो गई हूँ, कोई मुझसे सब लोग मेरे को उल्टा-सीधा बोलते हैं तो मेरा जीने का कोई हक नहीं है। तो मेरे चाचा ने हम दोनों बहन-भाई को घर से बाहर निकाल दिया। हम लोग रात में रेलवे स्टेशन पे सोए, जैसे-तैसे अपने मुज़फ्फरनगर में जो रेलवे स्टेशन है शामली का, वहीं पे मेरी नानी का घर है, तो हम यहाँ से जैसे-तैसे चले गए, हमारा बैग-वैग चोरी हो गया, जो हमारे पास पैसे थे वो सब चोरी हो गए। मेरे भाई ने भीख माँग कर 100-200 रुपए लिए और जब जैसे-तैसे करके हम नानी के घर तक पहुँचे, तो ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। उसके बाद नॉर्मली मेरी एक दोस्त है, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, अर्चना। हम लोग नॉर्मली हॉस्पिटल से ही फ्रेंड बने थे, हम दोनों के डॉक्टर सेम थे, ऑपरेशन चलता था, हम लोग एक-दूसरे के साथ रहते थे, हँसी-मज़ाक बातचीत करते थे। तो कुछ दिन के लिए गैप हो गया, अचानक से उसका मुझे कॉल आता है कि ऐसे-ऐसे मुझे तुमसे मिलना है। तो उसने मुझे बोला कि एक कैंपेन शुरू हो रहा है, स्टॉप एसिड अटैक्स, जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए ही काम करेगा और तुम मेरे साथ चलना और शायद तुम्हारे लिए कुछ सपोर्ट हो जाए। लगभग 5 साल के बाद मैं घर से बाहर निकली और सबसे पहले मैं जो छाँव के जो फाउंडर हैं आलोक दीक्षित, मेरी सबसे पहले उनसे मुलाकात हुई थी। तो अच्छा लगता था कि मुझे लगता था कि अब मैं एक अकेली ऐसी सर्वाइवर नहीं हूँ, ऐसी लाखों सर्वाइवर है जिन्होंने सेम दर्द झेला है। तो हमने जो झेला है ना, हमारे साथ कोई नहीं था सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हम उन लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेंगे जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है। तब से मैंने कंटिन्यू करती रही, मैंने अकीरा मूवी में काम किया है, मैंने टेडेक्स भी दिया है। तो मुझे अच्छा लगता था कि आज मैंने ना वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो लोग मुझे कभी ज़मीन पर देखते थे ना और मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मुझे टोंट मारते थे कि तुम फेस कवर करके रखा करो, तुम कमरे में रहा करो, बाहर मत निकला करो, बच्चे देखकर डर जाएँगे, भूतनी सी लगती है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, एक कमरे में रहो। और मेरे घरवाले भी यही बोलते थे कि बाहर मत जाया करो, लोग हमें ताना देते हैं, हमारी बेइज़्ज़ती होती है, बदनामी होती है। तुम्हारे साथ तो जो हो गया, सहना हमें भी पड़ता है। मैं आपको बस एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगी, खूबसूरती हमारे चेहरे से नहीं होती है, हमारे दिल से होती है, क्योंकि हमें खुद को सुंदर दिखना है और हम अपने मन को सुंदर रखना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को बदल पाए ना तो शायद हम लाखों लोगों को बदल पाएँगे। खुद को बदलने की ज़रूरत है, सामने वाला खुद पर ही बदल जाएगा। एसिड हमारे चेहरे पर जला है, लेकिन हमारे दिल को नहीं जला पाया है। तो हमें इस दुनिया में बदलाव लाना है, लोगों को बदलना है, तो खुद से एक शुरुआत करें और अपने घर से शुरुआत करें। हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए। कभी-कभी हम अपनी काबिलियत भूल जाते हैं,
घर के काम के साथ अपना करियर भी बनाया जा सकता है, बस जरूरत होती है थोड़े गाइडेंस की। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस देता है। इमेजिन करिए एक ऐसा लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सिर्फ हमारे लिए डिजाइन किया गया है, जहां एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे बिल्कुल बेसिक से। इस प्रोग्राम में हम एक सफर शुरू करेंगे जहां हमें जॉब मार्केट और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। हम सीखेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से लेकर रिज्यूमे बनाने तक, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक, जो हमें सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जॉब रेडी बनाएगा, जिनको सीखने के बाद हमें मिलेंगी रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस, जिससे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए फॉर्म को फिल करते हैं और जोश की टीम हमसे जल्द कनेक्ट करेगी। मिलते हैं सक्सेस के रास्ते पर।